मैं श्रीकांत गाड़गे प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से आप लोगों से एक अत्यंत अच्छे, गंभीर और विषय जो है स्वातंत्र्य सेनानी, उनके बारे में बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये तीसरी श्रृंखला है और आज जिस स्वातंत्र्य सेनानी की हम बात करने जा रहे हैं वो बटुकेश्वर दत्त। पहले हम उनकी जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल उनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। स्वातंत्र्य सेनानी व क्रांतिकारी जिसको हम कहते हैं, ये क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह जी, सुखदेव, राजदत्त के साथी थे। इनका जन्म 18 नवंबर 1910 पश्चिम बंगाल के एक ओरी विलेज में, पूर्व बर्धान जिला। इन्होंने इनका प्राथमिक एजुकेशन कानपुर में किया और एजुकेशन के समय उनका संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से हुआ, जहाँ पे भगत सिंह जी, सुखदेव और राजदत्त उनके अनुयायी थे या उनके सहकारी थे। ये बात है 1915 की, 1924 की। और 1910 का जन्म, 1924, सिर्फ 15 साल की आयु, क्रांति के विचार पूरे मन में। इन अच्छे महान क्रांतिकारियों का संबंध, इन्होंने बॉम्ब बनाना सीख लिया। He was a very close associate with भगत सिंह। 14-15 साल का युवक बॉम्ब बनाना सीखता है और फिर 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली दिल्ली में एक बॉम्ब स्फोट होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने उस बॉम्ब का स्फोट सेंट्रल असेंबली में लिया। क्यों किया, क्या कारण था? 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एक्ट लाया था, इंडियन डिफेंस एक्ट, और उस एक्ट के तहत क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी भी हो सकती थी, जो कर सकते थे, उनको बिना किसी कारण, बिना किसी प्रूफ के जेल में डालने के लिए पूरी उसमें सुविधा थी। उस एक्ट का विरोध करने के लिए ये बॉम्ब स्फोट सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को हुआ। बॉम्ब का स्फोट होने के साथ साथ असेंबली हॉल में लीफलेट्स डाले गए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और जितनी वहां दौड़ धूप शुरू हो गई थी, उसमें से ये दोनों निकल जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सरेंडर किया। केस चली और फिर बटुकेश्वर दत्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया गया और उनको अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी मानते थे, वहां पे डिपोर्ट किया गया। उनके बाकी साथीदार जो थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजदत्त, इनको लाहौर जेल में फांसी दी गई। जब इनको फांसी नहीं, इनको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, तो इन्होंने भगत सिंह जी को कहा था कि मुझे क्यों, मुझे भी तो मेरा प्राणार्पण करना है। तो भगत सिंह ने उनको समझाया कि
हमेशा फांसी लगाने, जान देने से ही मातृभूमि की सेवा नहीं होती। क्रांतिकारी जेल में रह के भी अपने क्रांति का परिचय दे सकते हैं। यातना सहन करने की शक्ति होती है। 1929 से लेके 1937 तक जेल में बंद थे। 1937 में उनको रिहा किया गया, भारत लाया गया। काला पानी की सजा जब हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने वहीं पे सेलुलर जेल में आंदोलन किए थे। क्यों? जो हम में से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है, जिन लोगों को पता है कि काला पानी की सजा क्या होती थी, कितना अत्याचार किया जाता था, पॉलिटिकल और क्रिमिनल दोनों कैदी, दोनों को एक समान ट्रीटमेंट मिलती थी। वहां से रिहा हुए भारत में आ गए, लेकिन तब तक भारत का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो चुका था, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज हम कहते हैं, वो सब तरफ दिख रहा था। क्रांतिकारी संगठनाएं, क्रांतिकारी लोग जो थे वो पूरे मेन स्ट्रीम से अलग हो चुके थे। लेकिन देश प्रेम था, देश के लिए, देश के प्रति जो भावना थी, स्वातंत्र संग्राम शुरू ही था, तो इन्होंने फिर से महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सहभाग इनका हुआ, वहां पकड़े गए और 5 साल के लिए फिर से उनको सजा मिली। 1942 से लेके 46 तक जेल में थे। जेल से बाहर आए, भारत स्वतंत्र हो चुका था। आनंद का क्षण था, स्वप्न पूर्ति का क्षण था क्रांतिकारियों के लिए। जिस मातृभूमि की मुक्तता के लिए आंदोलन किया था, उसमें यश प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उनके जीवन गाथा यदि हम सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा भी आता है अपने आप पे, समाज व्यवस्था पे, दुख भी होता है। और जो संवेदनशील लोग हैं उनको खुद पे घृणा भी होती है। एक स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र युद्ध में जिसने अपनी जान लगाने की कोशिश की, 1947 के बाद एक अंधेरे गलियारे में उनका जीवन, उनका रिकग्निशन खत्म हो गया। कोई उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई रिकग्निशन नहीं था। शादी कर ली, परिवार चलाने के लिए कुछ नौकरी करना था, उद्योग शुरू करना था। सिगारेट कंपनी में नौकरी की। टेक्निकल सॉलिड हैंड था, उनको नॉलेज अच्छा था। एक खुद की फैक्ट्री शुरू करने की कोशिश की बिस्किट की, वो नहीं चली। लेकिन समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से उनके अस्तित्व को पूरी तरीके से नकारा गया था। आप जान सकते हो कितनी मुश्किल जिंदगी होती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन व्यापन के लिए पैसा नहीं कमाता। एक कहानी है, उस कहानी से आपको पता लगेगा कि हमारा नजरिया क्रांतिकारियों के लिए क्या था, उस वक्त की सरकार का और सामान्य जनता का भी। उस वक्त बिहार में ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस इश्यू करने की एक योजना बनी। इन्होंने अप्लाई किया। पटना के कमिश्नर थे, उनके पास जाने के बाद उस कमिश्नर ने
इनको स्वातंत्र सेनानी या स्वातंत्र सैनिक हो, इसका प्रूफ क्या है, ये पूछा और उनको अपमानित किया। लाइसेंस तो मिला ही नहीं। लेकिन ये खबर उस वक्त के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को समझ में आया, तो उन्होंने फिर उस कमिश्नर को उनसे माफी मांगने के लिए। ये सब जीवन जो चल रहा था ये बहुत कठिन था। इट्स वॉज वेरी पेनफुल। और धीरे धीरे जब हम मन से टूट जाते हैं, स्वप्न पूर्ति दिखते हुए भी लेकिन उसमें कहीं में आनंद नहीं आता, तो आदमी तबीयत खराब होती चली जाती है। जब सिल्वर जेल में थे, वहां के अत्याचार के कारण उनको टीबी हुआ था, और फिर भारत वापस आने के बाद अपने निजी जीवन में जब वो प्रयास कर रहे थे, तबीयत फिर से ठीक नहीं थी, बीमार रहने लगे। और फिर कोई किसी तरफ से उनको कोई हेल्प नहीं थी, कोई इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। 1964 में जब हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी, तो पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, लेकिन इलाज कहीं नहीं था। चमनलाल आजाद करके उनके एक सहयोगी थे, दोस्त थे, वो जब मिलने आए, उन्होंने जब वो पूरी दुर्व्यवस्था देखी, इनकी हालत गंभीर दिखी, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा दिल्ली के न्यूज़पेपर में। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद राजकीय गलियारे में थोड़ा हलचल शुरू हुआ। आर्टिकल की कंडीशन ही ऐसी थी, ऐसा लिखा था कि बटुकेश्वर दत्त जैसे महान आत्मा का भारत में जन्म लेना गलत था, देश प्रेम क्या गुनाह है, नितांत दयनीय स्थिति में कोई इतने दिन कैसे रख सकता है। उस आर्टिकल को पढ़ के फिर गुजराला नंदा उस वक्त के गृह मंत्री थे, और पंजाब के और एक मंत्री, उन्होंने 1000 रुपए का चेक बिहार सरकार को भेजा, कहा कि ये पैसे बटुकेश्वर दत्त के इलाज के लिए हम भेज रहे हैं। शायद उसके कारण शर्म लगी होगी, दौड़ धूप हुई, इनको वैद्य की मदद देने की कोशिश हुई, लेकिन हालत तब तक बहुत खराब हो चुकी थी। तो फिर उनको वहां से दिल्ली में एम्स में लाया गया। वहां जब पूरी डॉक्टर ने जानकारी ली, तब उनको कैंसर हुआ है ऐसा डिक्लेयर किया। हालत इतनी गंभीर थी कि मृत्यु सामने था। उस वक्त दवाखाने में उनको भगत सिंह जी की माता जी विद्यापति जी मिलने आई। आखिरी पल थे, आखिरी इच्छा जब पूछी, तो बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार वहीं करो जहां भगत सिंह और राजगुरु के लिए समाधि है, और जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था, हुसैनी वाला गांव, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक था। मृत्यु हो चुकी। मृत्यु के बाद फिर उनको उनका क्रियाक्रम जिसको कहते हैं, वो उनकी अंतिम इच्छा थी, उसे उन्होंने पूरा किया। ना जीते जी, ना मृत्यु के बाद कोई सम्मान मिला। किसी भी क्रांतिकारी के जीवन में इस तरह का जब मानसिक समाधान न मिलते हुए सिर्फ जीते हैं, ऐसा जब उनको महसूस होता है, तो कितना कष्ट हुआ होगा इसका हम अंदाज नहीं कर सकते।
आखिरी क्षणों में जब कुछ पत्रकारों ने उनको पूछा तो उनको उनका पूरा जीवन का दर्द सामने आ गया था। उन्होंने कहा, मुझे यदि भगत सिंह के साथ यदि फांसी होती तो मैं बहुत खुशनसीब होता। इस तरीके से क्रांतिकारियों का सम्मान न होना, न करना, यह बहुत गलत चीज है। जितना पढ़ने की कोशिश करो उसमें ध्यान में आता है कि सिर्फ क्रांतिकारी जितने जो जिनको फांसी थी उनको थोड़ा सा सम्मान मिला था, लेकिन जो उसके बाद अपनी निजी जिंदगी जी रहे थे उनको अपमानित भी किया था। उनको उनका जो कार्य था उसका सम्मान भी नहीं किया गया था। सोचने की चीज बहुत सिंपल है। 1910, 1925, 1929, 19 साल का युवक, क्या व्यक्तिमत्व होगा इस चीज के कारण ये व्यक्ति इस मार्ग पे आई होगी। किस संस्कृति के रक्षक थे, क्या था, कहां से ऊर्जा लाई थी, क्यों किया, क्या स्वार्थ था। किसी भी क्रांतिकारी के जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी। दुख तो तब होता है जब हम सुनते हैं कि क्रांतिकारी एक भटके हुए नौजवान थे। यहां तक कहने की लोगों ने जरूरत की जो अतिरेकी थे या टेररिस्ट थे। इतना इतना अपमान किस लिए? सिर्फ अपने खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये जो वाकया जो इनके साथ हुआ है, इनका जीवन जो हम देखते हैं बटुकेश्वर दत्त का, एक गलत उदाहरण है। लेकिन इसमें सरकार कितनी जिम्मेवार है ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक संवेदना खत्म हो चुकी थी। क्यों हुई थी ये शोध का विषय है। हो सकता है लोग कह सकते हैं कि उस वक्त भारत निर्माण हो रहा था और इसलिए ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं था। ये नहीं, मैं नहीं मानता। ना कोई संवेदनशील व्यक्ति इस चीज को मान सकता है कि भारत निर्माण में स्वातंत्र युद्ध के सैनिक जो थे उनका जो दायित्व था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इतना छोटा था कि उनको भूल जाए। ऐसा लगता है कि कोशिश थी। एक और मजेदार चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, तब ध्यान में आएगा कि क्रांतिकारियों के लिए इतनी गलत भावना उस वक्त थी। 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, बटुकेश्वर दत्त को बैन किया था कि वो बिहार छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अपेक्षा हम सोच सकते हैं, एक स्वतंत्र सैनिक, सेनानी, पूरी सजा काटने के बाद आजाद था, लेकिन आजाद इंडिया में उनको उनका स्टेट छोड़ के दूसरे कोई स्टेट में जाने के लिए परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कारण बहुत अलग है। जो कहा जाता है, जो सुनने में आता है, जो पढ़ने में आता है, ये क्रांतिकारी अंग्रेजों के लिए तो डर का विषय था ही, लेकिन स्वातंत्र मिलने के बाद जो सरकार थी उनके लिए भी इनके लिए डर था। क्यों था पता नहीं। ये जितने क्रांतिकारी है, इनका आज के तारीख में, आज के शिक्षण पद्धति में सिर्फ 2 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन तक ही सीमित है।
4 लाइन लिखो, 2 मार्क ले लो, 4 मार्क ले लो और फिर इतिहास के पन्नों में दफना दो। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि ये क्रांतिकारी क्यों बने, क्या मिलने वाला था इनको। और उदाहरण है कि क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनका कम से कम नाम साल में एक बार तो भी लिया जाता है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त और जो क्रांतिकारी जो थे, जिनको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, उनको हमने पूरा का पूरा भुला दिया था। आज का विषय सिर्फ उनकी जीवन कथा सुनने का नहीं है, मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं, मान्य चिन्ह है। यदि इनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी यदि नहीं मिलती या इनके प्रति यदि आदर निर्माण नहीं होता, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा त्याग, बलिदान का बहुत महत्व है। संस्कृति की जब भी बात होती है तो फिर आ जाके लोग कहते हैं कि संस्कृति, भारत एक बहुत संस्कृतियों का एक मिलन है, या भारत में अलग अलग संस्कृति है, ऐसा कहा जाता है। कितना भ्रम है। भारत में विविधता है, लेकिन उस विविधता को विघटन करके हम इस्तेमाल करते हैं। यदि अलग अलग संस्कृति हैं, इतना ही, लोग तो यहां तक इन लोगों के बारे में कहते हैं कि 1947 के पहले तो भारत था ही नहीं, आजाद होने के बाद भारत का निर्माण हुआ। इसका मतलब यह है कि बटुकेश्वर दत्त बंगाल के लिए लड़ रहे थे, महात्मा गांधी गुजरात के लिए लड़ रहे थे, वासुदेव फड़के, चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद यूपी के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और भगत सिंह पंजाब के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। हम जो कहते हैं ना कि इनसेंसिटिव हैं, असंवेदनशील हो चुके हैं, कि हम क्या कहते हैं, कि लोगों का अपमान करते हैं, किस देश का अपमान करते हैं, किस संस्कृति का अपमान करते हैं, उसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं। संस्कृति की डेफिनेशन नहीं पता। विविधता है, विविधता किस चीज में है? विविधता है रहन सहन में, खान पान में, पहनावे में। जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे होगी वैसे लोग रहेंगे, वैसे लोग पहनेंगे, वैसे जो वहां पे उगता है उसको खाएंगे। संस्कृति का अर्थ ये नहीं होता। रूढ़ी परंपरा संस्कृति का एक पार्ट है। संस्कृति का अर्थ होता है जीवन मूल्य, वैल्यूज ऑफ लाइफ। कौन से जीवन मूल्य है? कि जो जिस जीवन मूल्यों को गत 10,000 सालों से भारतीय संस्कृति का अंग है। अब ये भी लोगों में तकलीफ है, कितने भ्रम फैलाए गए हैं, उसका एक उदाहरण है आर्यों का आक्रमण। साउथ अलग, नॉर्थ अलग, विघटन शक्तियां आज भी है और जोर शोर से काम हो रहा है। आज के युवकों के लिए ये क्रांतिकारी एक आदर्श है। इतने कम उम्र में 15 साल, जब उनको 1929 में पनिशमेंट मिली, तो ही वाज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल का युवक। क्यों? क्या था ऐसे? कहां से प्रेरणा मिलती थी? ये पूरी प्रेरणा भारतीय संस्कृति की विचारधारा में। और संस्कृति की व्याख्या हम जब करते हैं तो संस्कारित कृति, किसी काम को हम बार बार अच्छे ढंग से करते हैं तो वो संस्कृति बनती है। संस्कृति का सही मायने में अर्थ जीवन मूल्य है। कौन से जीवन मूल्य हैं? त्याग, दान, निष्ठा, सत्य, अहिंसा, उपेक्षा। ये 6
जीवन मूल्य है कि जिसके बदौलत पूरा समाज काम करता है। यहीं से प्रेरणा मिलती है। मैं नहीं तू। समाज का निर्माण होता है व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि। इंडिविजुअल, समाज, फिर देश, फिर ये जग और पूरा विश्व और पूरा जितना भी ब्रह्मांड है, इसकी चिंता करने वाली संस्कृति। हम कहने के लिए तो कहते हैं कि भारत आने वाले दिनों में जगत गुरु बनना चाहता है। जगत गुरु बनेगा कैसे? कौन है हमारे हीरो? रियल हीरो या रियल हीरो? जब मैं सुनता हूं, मैंने जब बातचीत की, लोग कहते हैं कि भगत सिंह का पिक्चर आता 200 करोड़ का धंधा हुआ है। क्रांतिकारी की यादें, उनकी जीवनी बिजनेस है। हम जिसको कहते हैं कि इनसेंसिटिव हो चुकी, कि हम इतने कठोर हो चुके हैं इसके, कि हमें क्या करना है, किस आदर्शों को लेके चलना है, हमें नहीं पता। इतिहास के बारे में भ्रम है, जैसे संस्कृति के बारे में वैसे इतिहास के बारे में भ्रम। ये भ्रम को हमें नष्ट करना है, रिमूव करना है और नए सिरे से सोचना है। क्यों सोचना है? क्यों कि हमारी क्षमता है। भारत की जनता बुद्धि से प्रगल्भ है, मेहनती है। आज का युवा कल्पना शक्ति उसकी बहुत अच्छी है। यदि सही राह, सही मार्ग यदि इनको मिलता है तो भारत जगत गुरु बन सकता है। क्यों जीवन मूल्यों के साथ साथ और कुछ चीजें भारतीय संस्कृति में है कि जिसके कारण आसे तो हिमाचल, आसाम से लेकर राजस्थान तक एक जीवन शैली है, और जीवन शैली में जो अंतर्भूत गुण हैं वो कालातीत हैं। सम्मान करना, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, माता पिता और वयस्क लोगों का। कौटुंबिक व्यवस्था, फैमिली ओरिएंटेशन। समायोजन, दैट इज सैक्रिफाइस विथ कैलकुलेशन और यू कैन से विथ प्लानिंग। विवाह संस्था, शिक्षा का महत्व। ये जीवन संस्कृति के पहलू हैं। आप किसी भी स्वतंत्र सेनानी या किसी भी क्रांतिकारी की जीवन पद्धति का यदि या उसके जीवन का यदि आप विश्लेषण करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सब जीवन मूल्य उनके साथ थे, उनके चरित्र का एक भाग था। उनके व्यक्तिमत्व में ये सब चीजें दिखती हैं। व्यक्तिमत्व का मतलब आप कितने अच्छे दिखते हो वहां तक सीमित नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्तिमत्व की व्याख्या की थी, सब लोगों को पता है, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं। शरीर, फिजिकल फॉर्म, कंट्रीब्यूशन 25%, मानसिकता अनदर 25%, बुद्धि और 25%, और बचा हुआ 25% तुम्हारा आत्मा। आप बस कितना सज्जन, क्या कहते हैं ये प्योर सोल जिसको कहते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, ऊर्जा कहाँ से मिलती है इनका अधिकार हो। तो उनको ये व्यक्तिमत्व की जो व्याख्या विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कही थी, उसकी बदौलत उनका कैरेक्टर बनता है। दैट इज अ कैरेक्टर। अब ये सब चीजें बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे विचार सुनने के कारण आप में कुछ बदलाव आ सकता है। आप सोच सकते हो। जितना भी जितनी भी तकनीकी हैं अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि और क्या करें। आज क्रांतिकारी बनना है, लेकिन उस क्रांतिकारियों में और आज के क्रांतिकारी
विचारधारा में बहुत अलग है। हमें किसी से साथ शस्त्र लेकर लड़ना नहीं है, हमें अपने साथ ही लड़ना है। विघटन शक्ति आज भी भारत में कार्यरत है। आक्रांताओं या जिन्होंने हमें आक्रमण किया, जिन्होंने हम पे राज किया, वो कम से कम हमें दिखते थे, दृश्य रूप में थे। उनके अगेंस्ट इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक चेतना जागृत की, जिसके कारण पूरा भारतवर्ष जागृत हुआ और 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1950 में हमें हमारी संविधान मिला। संविधान की जब बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण किया। लेकिन संविधान में जब भी किसी से भी बात करो तो हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है। कहते हैं गली से लेकर दिल्ली तक संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, मुझे चाहिए, ये मेरा अधिकार है। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहते हुए सुना कि संविधान में मेरी जिम्मेवारी भी बताई है, मेरे कर्तव्य भी बताए, उनका भी मैं पालन करूंगा। ना कभी कोई राजकीय पुढ़ारी हमें ये बताता है, ना हमारी शिक्षण पद्धति में कहीं उस चीज को उजागर किया हुआ। राष्ट्र निर्माण करना ये तो शुरुआत है। एक राष्ट्र के जीवन में 70-75 साल का कालखंड कुछ नहीं होता। वैसे कहने के लिए तो हमारी संस्कृति गए 10,000 सालों से चल रही है, लेकिन आज की जिस कंडीशन में हम खड़े हैं, यदि हम समाज निर्माण नहीं कर सकते, यदि हम हमारे विचारों में बदल नहीं ला सकते, यदि हम उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं करते जिस ऊर्जा के कारण, जिस व्यक्तिमत्व के कारण 19 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल के युवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्यों? उनको कोई अपेक्षाएं नहीं थी, उनके कोई सपने नहीं थे। आप जब देखोगे तो अत्यंत गरीब परिस्थिति से लेके तो अत्यंत धनाढ्य कुटुंब में से आने वाले लोग क्रांतिकारी थे। मदन लाल ढींगरा जैसे उदाहरण है कि जो इंग्लैंड में जो था तो अत्यंत धनी परिवार से था। स्वातंत्र सावरकर से उसके संबंध आए, जहां बदले, सोच बदली, मानसिकता बदली और क्रांतिकारी बने। क्या मिला इनको? बटुकेश्वर दत्त का जीवन एक उदाहरण है कि हमने अपने ही हीरो को कितने गलत ढंग से बर्ताव किया, उनसे हमारा नाता टूट चुका था। हम इतने सेल्फिश तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके थे, सिर्फ मुझे चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं, इसकी मुझे सोच निर्माण करना पड़ेगा। वो निर्माण पाठ्य पुस्तकों से होगी ये मैं नहीं मानता। ये तभी होगी कि जब हम अपने जितने भी हीरोज हैं उनका अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में उनके गुणों को अंतर्भूत कर सकते हैं और उसके कारण एक व्यक्तिमत्व विकास हो सकता है। ये सब चीजें तभी संभव है जब इस कार्यक्रम जैसे आदान प्रदान लोगों से हो सकता है, लोगों से मुलाकात हो सकती है, लोगों के विचार पहुंच सकते हैं। मेरी जनरेशन, मैं कह सकता हूं कि मेरी जनरेशन ने काफी कुछ बदलाव देखा हुआ है। छोटे से रेडियो से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी तक हमें आज भी डर लगता है, लेकिन युवा आज का प्रगल्भ है, बुद्धि है, मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन भटका हुआ है। आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अंधानुकरण होते चले जा रहा है।
मॉडर्न भारतीय संस्कृति पहले भी थी, आज भी है, उसके आगे भी रहेगी। मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि जो बदलाव काल के साथ आना चाहिए वो लाने की क्षमता जिस संस्कृति में है वो मॉडर्न संस्कृति है। जो आज भी दकियानुसी विचारधारा से चलते हैं, उसी का पालन करने में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वो कभी मॉडर्न नहीं होती। मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता, अंधानुकरण नहीं होता। यदि आपने किसी अलग 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 देशों के क्रांतिकारियों के बारे में दी उनकी जीवनी पढ़ी तो आपको लगा कितना सम्मान किया जाता है। जहां जिस गांव में उस व्यक्ति का जन्म होगा उस गांव में उस व्यक्ति की यादें निर्माण की जाती हैं और एक आदर्श के रूप में वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय मान चिन्ह है, ये हमें निर्माण करना पड़ेगा। हमें इस राह पे जाना पड़ेगा। अपने को अपना विचार छोड़ के हमें लोगों का विचार करना पड़ेगा, समाज का विचार करना पड़ेगा, इस राष्ट्र का विचार करना पड़ेगा। और सिर्फ राष्ट्र का विचार करके रुकना नहीं है, हमें इस विश्व का भी विचार करना है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनका जीवन बार बार हमें पढ़ना चाहिए। जो गलतियां की हमने, उनके प्रति अनादर जो हमने दिया हुआ है, उनको सम्मान नहीं दिया, उनको फिर जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो व्यक्तिमत्व के गुण थे, उनकी जो एक ऊर्जा थी, उनका जो डेडिकेशन था, एक लगन थी, समर्पण की भावना थी, यदि हम उसको आत्मसात कर सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत को जगत गुरु बनाने की क्षमता रखते हैं। इतना आसान नहीं है, मुझे कहते हुए जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने खुद में खुद का परिवर्तन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना पड़ेगा। सही क्या है, गलत क्या है, कितनी बड़ी परंपरा है। मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, क्योंकि पूरा समाज जीवन संस्कृति पे डिपेंड करता है। भारतीय संस्कृति इतनी महान है, थी, रहेगी। आप लोगों को यदि मैंने कुछ उदाहरण दिए तो आपको सुन के भी अचरज लगेगा। मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज में। ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, एस्टेक सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, कोलंबिया, हर जगह भारतीय संस्कृति के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। उनके यहाँ के जितने नदियां हैं, पर्वत हैं, भारतीय नाम है। क्यों? क्योंकि वहां तक हम पहुंचे थे। जब हमें कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढ के निकाला, अजीब है। इतिहास में यदि जब बताया जाता है कि वास्को डी गामा reached to India and India was discovered by in 15th century, हकीकत तो और है। यूरोप के कोई भी जहाज केप ऑफ गुड होप के आगे आ नहीं सकते थे। उनके खुद के लॉग बुक में लिखा हुआ है, उस जमाने में जो जहाज जाते थे लॉग बुक लिखा जाता है, तो उसने उसमें लिखा था कि गुजरात के एक व्यापारी जिसके जहाज मेरे जहाज से काफी बड़े हैं, उन्होंने मुझे मदद की, तब जाके मैं भारत पहुंचा हूं। इस तरीके की जो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान जितना है उसको
तोड़ने की, उसको भ्रमित करने की कोशिश बार बार होती है। ये हमें समझना चाहिए। हम किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं, हम सर्व समावेशक हैं और उसका उदाहरण है। इस संस्कृति ने हर लोगों को, जितने लोग बाहर से आए उनको अपने में समा लिया और अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया हुआ है और हमारे वो आज हमारे समाज जीवन का एक अंग बन चुका है। पोटेंशियल है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 युवक दे दो तो मैं पूरा चरित्र बदल सकता हूँ इस देश का। उस वक्त शायद 100 लोगों से काम हो सकता था, लेकिन आज नहीं। आज शायद 10,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, तब जाके इस राष्ट्र का चरित्र बदलेगा, इस राष्ट्र को हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन किसी जिसको हम कहते हैं विजन एंड मिशन, सिर्फ स्वप्न देखने से काम नहीं होता। एवरीबडी हैज अ राइट टू ड्रीम। हर व्यक्ति को सपना देखने का तो अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि एवरी ड्रीम हैज अ राइट टू ड्रीम, बट एवरी ड्रीम हैज अ प्राइस टू बी पेड टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी। मतलब हमें उस सपनों को प्रत्यक्ष में लाने के लिए कीमत देना पड़ता है, और वो कीमत पैसे से नहीं होती, वो होती तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे कमिटमेंट से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे ऊर्जा से। और ये सब ऊर्जा, ये सब चरित्र निर्माण जो होता है, उसके लिए हीरोज लगते हैं, जिनका जीवन का हम पढ़ाई करके समझ के, उन्होंने जो कुछ पाया है, जो बलिदान दिया हुआ है, उसको कुछ अंश तक यदि हम अपने जीवन में ला सकते हैं तो यही इन क्रांतिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती है। नहीं तो हर साल सिर्फ मेले लगते हैं, नाम लिया जाएगा, हमारे जैसे लोग आके भाषण दे देंगे, हॉल नहीं है तो तालियां बजे नहीं बजे, इससे काम नहीं होने वाला है। प्रहार का मुख्य उद्देश्य जागृति करना है। सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो स्वांग रचा के सोया हुआ है उसको जगाना मुश्किल है। हम अपने संस्कृति पे जितना प्रेम करेंगे, जितना उसको अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। फिर से और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृति का अर्थ धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, लेकिन हम सबकी संस्कृति एक है, क्योंकि हमारे जीवन मूल्य एक। अतिथि देवो भव। आज भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, शाम का समय है, खाने का समय है, छोटे से झोपड़ी के सामने यदि आप खड़े हो सकते हो तो उस यजमान आपको पूछेगा खाना खाना है और खिलाएगा। इसके लिए वो ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, आपका परिचय क्या है। ये संस्कृति होती है। प्रकृति से तो जानवर भी जीता है, लेकिन जब नैसर्गिक प्रवृत्तियां को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो विकृति बनती है। विकृति, प्रकृति और संस्कृति। संस्कृति तब बनती है कि जब नैसर्गिक प्रवृत्तियों को हम दबा सकते हैं, उन पे कब्जा कर सकते हैं, और मैं नहीं तुम, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फिश नहीं, मेरे सामने पहले मेरा राष्ट्र है, मेरा देश, मेरी संस्कृति। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति ने, कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, हमारे पास समय कहाँ है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम ये ऐसे काम कर सकते हैं। ये बहुत गलत धारणा है। जितने भी नए रिसर्चर्स हैं,
जब मैं उनको सुनता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो सब के सब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई अच्छी कंपनी चलाते हैं, लेकिन उनके समय निकाल के ये इस भारतीय संस्कृति की पूरी परंपरा को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इसकी जरूरत है? मैंने जैसे कहा कि अंधानुकरण करने के चक्कर में हम अपने कैरेक्टर को भूलते चले जा रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए। मुझे 3-4 दिन पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ा। उसमें जो विश्लेषण है, बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये कहने के लिए तो ठीक है, भारत में पोटेंशियल है, जगत गुरु बन सकता है, सबसे यंगेस्ट नेशन है, एवरेज एज 35, लेकिन यदि ये संगठित नहीं हो चुकी, तो फिर ये जो संस्कृति की जिसने आज इतने सालों तक हर तरह के आक्रमण को झेला है, उसका प्रतिकार किया हुआ है, वो खत्म हो जाएगी आने वाले 2 या 3 पीढ़ी में। नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें हमारी सोच और हमारी कार्य पद्धति बदलना पड़ेगा। सिर्फ क्रांतिकारियों के बारे में सुनना, थोड़े से 2 आंसू बह देना या फूलमाला चढ़ा देना, उससे काम नहीं होता। हमें क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, हमें बदलाव लाना पड़ेगा, समाज का विश्लेषण करना पड़ेगा। समाज में जो आज विघटन वृत्ति काम कर रही है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, फिर से हमारे गुलामगिरी की तरफ चले जाएंगे। जिस गुलामगिरी से आज़ादी पाने के लिए स्वातंत्र सैनिकों ने अपनी जान दे दी, बलिदान दिया, फांसी के तख्तों पे हंसते हंसते निकल गए, कम से कम उनके सामने उनका शत्रु दिखता था। हमें तो अपनों से ही लड़ना है, अपने को ही तैयार करना है, बदलाव लाना है। और किसी भी बदलाव लाने के लिए एक रोल मॉडल लगता है, और रोल मॉडल क्रांतिकारी होता है। क्यों कि क्रांति शब्द का अर्थ ही वो है, आमूलाग्र बदल करने की क्षमता, प्रस्थापित नियमों को बदलने की क्षमता, प्रस्थापित परिस्थितियों को चैलेंज करने की क्षमता क्रांतिकारी में होती है। प्रवाह बदलने की क्षमता होती है, और ये सही है। 1915 में एक एक्ट एनैक्ट किया था ब्रिटिश सरकार ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दौरान। क्यों उनको एक लॉ चाहिए था कि जिससे वो क्रांतिकारी विचार करने वाले जितने भी युवक हैं, उनको किसी बिना वजह से भी जेल में डाल सकते थे। और उसी का विरोध करने के लिए नेशनल असेंबली में, सेंट्रल हॉल में बॉम्ब स्फोट हुआ था। बटुकेश्वर दत्त की आखिरी एक बड़ी अजीब सी उनका स्टेटमेंट है। आज अजीब सा लगता है, लेकिन वो कितना उद्विग्न अवस्था में हो गए। उन्होंने कहा 1929 में जब हमने असेंबली में दिल्ली में बॉम्ब फेंका था, तो दिल्ली बहरी थी। 65 में जब उनको एम्स से एडमिट किया गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आज भी दिल्ली उतनी ही बहरी है। एक ब्रिटिश सरकार और एक हमारी सरकार। क्यों? क्योंकि जो मान चिन्ह होते हैं उनका सम्मान करना हम भूल गए। जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूलता है, उस राष्ट्र का भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। वर्तमान तो सभी जीते हैं, अपने कौटुंबिक व्यवस्था के लिए हम तो सभी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ कुटुंब, मेरी फैमिली, उतना ही मेरा लाइफ है। वो तो जानवर भी जीते हैं, जन्म लेते हैं, पेट भरते हैं, और जब मृत्यु आता है तो निकल जाते हैं।
हमारा क्या? मेरे संस्कृति ने इतना ओछा विचार करने का प्रयोजन ही नहीं है। हम तो व्यक्ति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, इस विश्व की बात करते हैं, ये ब्रह्मांड की बात करते हैं और सिर्फ बात नहीं करते। इस संस्कृति में वो क्षमता है कि ऐसे क्रांतिकारी निर्माण हो सकते थे, हुए हैं, आज भी निर्माण हो सकते हैं। उस तरह का व्यक्तिमत्व निर्माण होता है। इसका कारण है कि सोच जो होती है, उस सोच में काम करने की क्षमता निर्माण होती है, जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शिक्षण पद्धतियों से ही ये सोच मिलनी चाहिए। ये समाज से मिलती है। समाज में जितने अलग-अलग फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये सब का एक अर्थ होता है। उसका हम जिस साइंटिफिक अप्रोच से हम यदि उसको स्टडी करते हैं, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरा जीवन चलेगा, मेरी उन्नति होगी, मेरे उन्नति के साथ मेरे फैमिली की उन्नति हो सकती है, उसके साथ-साथ मेरा राष्ट्र की उन्नति होती है। जब राष्ट्र की उन्नति होगी, तो हम पता है हमें कि हम एक गौरवशाली इतिहास था, वर्तमान है और गौरवशाली भविष्य भी निर्माण करने की क्षमता है। मेरी आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है, ये विनंती है कि थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने के बजाय, अपना खुद का सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय, थोड़ा बाहर निकलो। मैं के अलावा हम, हम के साथ-साथ हमारा देश, सोचो। इतने अलग-अलग काम चल रहे हैं कि आप अपना करियर बना सकते हो। क्यों आज आके किसी से भी बात करो तो उसका कहना कि मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे क्या मिलने वाला है वो तो मिलेगा जो मिलना है। लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ इस राष्ट्र के लिए? यदि मुझे क्या मिलने वाला है ये सवाल इन क्रांतिकारियों ने पूछा होता, तो शायद क्रांतिकारी पैदा ही नहीं होते, क्रांति होती नहीं और जितने आसानी से हमें आज़ादी मिली, वो नहीं मिलती थी। ये मत मानो कि आज़ादी आसानी से मिली हुई है। ब्रिटिश दस्तावेज में पूरा लिखा हुआ है कि क्रांतिकारियों के कारण, आज़ाद हिंद फौज के कारण ब्रिटिश सरकार को मजबूरन इस देश को आज़ादी देना पड़ा, क्योंकि वो राज करने के जिन लोगों के बेसिस पे राज करते थे वो खत्म हो चुका था। तो इसीलिए मेरा फिर से आपको आग्रह है, विनंती है कि आप अपने क्षेत्र में जहां आपको मौका मिलता है, वहां आप क्रांतिकारी बनो और समाज के लिए काम करना शुरू करो। धन्यवाद।